हेलो हाय वेलकम। मेरा नाम समर साहू, आप सभी जानते होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका पॉलिटी। और पॉलिटी में जो चैप्टर हम जो स्टार्ट करेंगे, द जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की न्यायिक व्यवस्था को हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए बहुत ही एडवांस लेवल तक जाएंगे, जिसमें वनडे और पीसीएस एग्जाम में आपका कोई एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है भाई, तो हम स्टार्ट करेंगे भारत की न्यायिक व्यवस्था। भारत की न्यायिक व्यवस्था जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की जो व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, भारत की जो व्यवस्था है वो संविधान में 3 पिलर्स पे आधारित है। पहला है आपका लेजिस्लेचर, जिसका काम होता है टू मेक लॉ, यानी कानून बनाना। कानून किसके द्वारा बनते हैं? पार्लियामेंट के द्वारा। एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव। इसका क्या काम है? टू एग्जीक्यूट लॉ, यानी नियम को लागू करवाना। किसके द्वारा? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एंड जो थर्ड पिलर है वो है जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है टू मेंटेन लॉ, टू मेंटेन करना। और क्या काम होता है कानून का? मेंटेन रखना कानून को। और काम होता है पनिश करना। किसको? जो उस चीज को नहीं मानते हैं। टू मेंटेन लॉ टू पनिश्ड ऑफेंडर, जो उसका उल्लंघन करते हैं उनको पनिश करना भी काम होता है न्यायपालिका का। तो हम जानते हैं कि हमारी जो देश की व्यवस्था है वो 3 पिलर्स पे आधारित है। पहला है लेजिस्लेचर, जिसका काम होता है कानून को बनाना। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, जिसका काम होता है उस कानून को लागू करवाना। एंड तीसरा है जुडिशरी, न्यायपालिका, जिसका काम होता है जो कानून लागू हुआ है उस कानून को मेंटेन रखना, और अगर उसका कोई उल्लंघन करता है, उसको नहीं मानता है, उसको सजा देना। जैसे कौन देती है सजा? 3 बॉडी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट। हम ये सारी चीजें जानते हैं। तो बेसिकली हमें जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं जुडिशरी की, न्यायपालिका की। क्योंकि न्यायपालिका में हम देखेंगे कौन कैसे ये अपनी कार्यशैली को संचालित करती है। इसकी सभी चीजों को हम देखने वाले हैं विस्तार से। तो हमने इतनी चीजें देख ली, आपको मालूम चल गया होगा। खैर, इसके बाद अगर हम इंडियन जुडिशरी की बात करें तो इसकी 3 लेयर है। अगर इसके पहले बात करें हम इंडियन जुडिशरी के पहले, अगर हम ये बात करें कि ये संविधान में इसका प्रावधान कहाँ है, तो संविधान में अगर हम बात करें तो अभी अगर संविधान की बात करें तो संविधान में सुप्रीम कोर्ट जो दिया हुआ है पार्ट 5 में है ना। और इंडिया की जो जुडिशरी सिस्टम है, इंडिया की जो न्यायपालिका है, वो अन्य देशों से हमने कहाँ से ली हुई है? वो ली हुई है हमने अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका का क्या रोल है और इंडिया के संविधान में अपनी न्यायपालिका यानी इंडियन जुडिशरी का क्या रोल है, या क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, है ना। तो अगर हम बात करें अमेरिका के संविधान, तो वहां के संविधान में जो उनका सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट्स है, वहां पर द्वैध व्यवस्था है।
द्वैध कानून है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अलग अपनी पावर रखता है, हाई कोर्ट अलग अपनी पावर रखता है। और यहाँ तक कहा जा सकता है वहाँ के न्यायपालिका के बारे में कि वहाँ के जो हाई कोर्ट्स है वो ज्यादा पावर रखते हैं मोर देन सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अपने यहाँ तो ऐसा है नहीं है, अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च है ना। तो अमेरिका के जो न्यायपालिका है वह द्वैध व्यवस्था पर आधारित है, अपने यहाँ एकीकृत व्यवस्था है। भारत की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। एकीकृत का क्या मतलब होता है? एकीकृत का मतलब होता है कि सर्वोच्च में हमारे कौन है? सुप्रीम कोर्ट, इनके अधीनस्थ हाई कोर्ट और इनके अधीनस्थ आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट। इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एकीकृत व्यवस्था। तो भारत में कैसी न्यायपालिका है? न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका है। यहीं से एक सवाल बन जाता है, ठीक है, कि भारत में कैसी न्यायपालिका है? एकीकृत न्यायपालिका है। ओके भाई। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इंडियन जुडिशरी की, तो इंडियन जो जुडिशरी है उसके 3 लेयर हैं। नेक्स्ट, इंडियन जुडिशरी हैज 3 लेयर्स। कौन कौन सी? द सुप्रीम कोर्ट, नेशनल लेवल पर, एंड सेकंड द हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट स्टेट लेवल, एंड थर्ड एंड लास्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसी को बोल देते हैं सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, एंड इसी को हम बोल देते हैं सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपका हो गया सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट हो गया उच्च न्यायालय, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब होता है जिला सहायक न्यायालय, एंड सेशन कोर्ट का मतलब होता है जिला सत्र न्यायालय। आप सबने इन सब का नाम सुन रखा होगा पहले से, आपके लिए अभी तक कुछ नया होगा नहीं जो भी मैंने अभी तक आपको बताया, लेकिन यहाँ से जो मैं बताने वाली चीजें हैं वो आपको जरूर नई चीजें मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और जो नहीं आया है तो आगे आ जाएगा। हमने जाना 3 लेयर है, थ्री स्तरीय, यानी 3 स्तरीय हमारे यहाँ की न्यायपालिका है। पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, एंड थर्ड आपका सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट न्यायालय एंड सेशन कोर्ट, ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारे कोर्ट्स हैं, जैसे कि अपार्ट नंबर ऑफ कोर्ट लाइक, इनके अलावा भी अंडर हाई कोर्ट जो काम करती है, अंडर हाई कोर्ट द फर्स्ट वन फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, एंड राउस अवेन्यू कोर्ट, राउस अवेन्यू कोर्ट, एंड अदर चिल्ड्रन कोर्ट,
चिल्ड्रन कोर्ट, यूनियन कोर्ट, यूनियन कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ईटीसी। ये हम बेसिकली जो नाम सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, इनके अलावा भी बहुत सारी कोर्ट होती हैं जो आपके हाई कोर्ट के अंदर काम करती हैं, उनके अधीनस्थ होती हैं, जैसे कि फैमिली कोर्ट, परिवार न्यायालय, कंज्यूमर कोर्ट, उपभोक्ता न्यायालय, स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय, मोबाइल कोर्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, राउस अवेन्यू कोर्ट। आपने इन सब में नाम सुन रखा होगा, आपने नाम सुना होगा राउस अवेन्यू कोर्ट। ये किस लिए होता है? ये बेसिकली होता है पॉलिटिकल जो पर्सन होते हैं, पॉलिटिकल पर्सन जो होते हैं लाइक एमपी, एमएलए, इनसे संबंधित जो भी विवाद होते हैं वो देखे जाते हैं आपके राउस अवेन्यू कोर्ट में। ओके भाई। यूनियन कोर्ट, यूनियन कोर्ट आपने सुना होगा, जो शाम वाली पाली होती है, कई कई कोर्ट में 2 पालियों चलती है। फास्ट ट्रैक त्वरित कोर्ट, किसी मामले की जल्दी सुनवाई करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना होती है। यह हो चुके चिल्ड्रन कोर्ट, बाल न्यायालय जो होता है, बच्चों से संबंधित मामले वहां पर देखे जाते हैं। इस तरीके से ये सारे कुछ कोर्ट होते और भी अदर होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद भी और कोर्ट्स होती हैं। आपने ट्रिब्यूनल का नाम सुना होगा, न्यायाधिकरण, अधिकरण, या जिसको हिंदी में कहते हैं पंचाट। किस चीज का? ट्रिब्यूनल, जिसको हिंदी में कहते हैं पंचाट या न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण है ना। क्या होता है ये? तो इसका जो बेसिकली यूज होता है, ये इसे किसी निश्चित विषय, प्रशासनिक एवं न्याय करने का अधिकार होता है। इसके बारे में हम लिख सकते हैं, इसे किसी निश्चित विषय, प्रशासन, इसे किसी निश्चित विषय, प्रशासन एवं न्याय करने का अधिकार होता है। इसे किसी निश्चित विषय, प्रशासन एवं न्याय करने का अधिकार होता है। अभी आपको समझ में आया होगा क्या होता है ट्रिब्यूनल। 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी समझाता हूं आपको। आई होप सो ये आपने लिख लिया होगा। एग्जाम्पल, मैं ट्रिब्यूनल का ही एग्जाम्पल दे रहा हूं। 2 अक्टूबर 1985, इस डेट को एक संस्था की स्थापना की जाती है जिसका नाम होता है कैट, जिसका फुल नेम होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसका हिंदी नाम केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट कह दे या न्यायाधिकरण। ये किस लिए इसका गठन किया गया? इसका गठन इसलिए किया गया कि केंद्र में जितने भी कर्मचारी हैं केंद्र के, यानी प्यून से लेकर के आईएएस पीसीएस तक, उनसे संबंधित कोई भी मामला होता है, लाइक उनके प्रमोशन से संबंधित, उनके डिमोशन से संबंधित, उनके ऐसा कोई कर्मचारी जिसने फर्जी तरीके से नौकरी पाली हो, ऐसे मामले, यानी सेंट्रल लेवल में सेंट्रल के अंतर्गत काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं, उनसे संबंधित कोई भी मामला कहां पे देखा जाएगा? वो देखा जाएगा कैट में। ठीक है। दूसरा,
दूसरी हम बात करें 2013, एग्जाम्पल नंबर दूसरा, 2013 में एक NGT, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ये किस लिए बनाया गया? ये बनाया गया था इन्वायरमेंट के जितने भी मामले हैं, इन्वायरमेंट से जितने भी संबंधित मामले हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे देखे जाएंगे? वो देखे जाएंगे आपके NGT में देखे जाएंगे। इसी तरीके से आपको बनाया गया रिवर वाटर ट्रिब्यूनल बनाया गया है ना, रिवर वाटर ट्रिब्यूनल सतलज यमुना के लिए। तो अलग अलग जो भी मामले होते हैं, अलग अलग चीजों से संबंधित, उनके लिए ट्रिब्यूनल्स की गठन करके हम उन मामलों की सुनवाई करते हैं। तो ट्रिब्यूनल आपको समझ में आ गया होगा, अभी तक नहीं आए दोबारा रिवाइड करके देख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम और भी देखेंगे ट्रिब्यूनल्स के अलावा और क्या चीजें हैं जो न्याय में हमारे न्याय करने में सहयोगी होते हैं। कुछ अथॉरिटीज बनाई गई हुई हैं, आपने नाम सुना होगा, कुछ अथॉरिटी है लाइक नालसा, सालसा एंड डालसा। व्हाट इज दिस नालसा, सालसा एंड डालसा? तो इनका मतलब होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसका अगर हम एक देखें, जैसे जिला विधि सेवा प्राधिकरण, इसका हिंदी नाम हो जाएगा जिला विधि सेवा प्राधिकरण। स्टेट राज्य विधि सेवा प्राधिकरण। इसी तरीके से राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण। अच्छा, ये अथॉरिटी बनाई क्यों गई? ये इसलिए बनाई गई थी ताकि पेंडिंग केसेस का निपटारा हो सके, पेंडिंग केस का निपटारा हो सके। तो ये अथॉरिटी अलग अलग लेवल पर काम करती है, नेशनल लेवल पर नालसा, स्टेट लेवल पर सालसा एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डालसा। ये अलग अलग काम करती है। अच्छा, ये लगती कब है? तो ये लगती है लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ। महीने का जो अंतिम शनिवार होता है, उस दिन इसकी जन अदालत लगती है। आपने नाम सुना होगा, जन अदालत। जन अदालत लगती है लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ। ओके भाई, ठीक। तो ये सारी चीजें हम इंडिया की जुडिशरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, ना कि कोई केवल सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं। इसलिए हमें सारी चीजों को देखना पड़ेगा, विस्तार से देखना पड़ेगा, ताकि हमारी समझ बन सके कि कौन कौन सी अथॉरिटी काम करती है और हम किस तरीके से, हमारे देश में कौन कौन सी अथॉरिटी किस तरीके से काम करती है। तो इसके लिए विस्तार से ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आई होप सो आपको समझ में चीजें आ रही होंगी।
चलिए बात करते हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगर हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नामों की बात करें, यानी पहली हेडिंग जो लगेगी वो लगेगी अदर नेम्स। अन्य नाम इसके क्या क्या है? यू नो व्हाट, क्या क्या है इसके अन्य नाम? द फर्स्ट वन, द फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट जिसको बोलते हैं संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय, ये नाम 1937 से 1937 से 1949 तक रहा। इसके बाद अगर हम बात करें, जो दूसरा नाम है इसका सुप्रीम कोर्ट, हम सभी जानते हैं, कोर्ट ऑफ इंडिया। तीसरा द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्चतम कोर्ट ऑफ, यानी कि भारत का उच्चतम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सारे नाम से हम इनको जानते हैं। एंड द यूनियन कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं इसको, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अन्य नाम हैं। अगर हम संविधान में इसकी लोकेशन देखें, लोकेशन मीन्स क्या होता है कि पार्ट किस भाग में है, तो पार्ट 5 में है। कहां से लिया गया है, सोर्स क्या है इसका, सुप्रीम कोर्ट का सोर्स क्या है? सोर्स है आपका यूएसए। एंड भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये कहां से कहां तक है, इसका जो आर्टिकल है वो कहां से कहां तक है, आप बता सकते हैं कहां से कहां तक इसका है ना। तो 124 से द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है 124 से 147 तक, है ना, ये आर्टिकल है। तो बेसिक वनडे लेवल में ये सारी चीजें पूछ ली जाती है। सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में है, कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, और इसका जो व्याख्यान है वो कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, तो आर्टिकल 124 से 147 तक, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब दूसरी हेडिंग लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के नामों के बारे में हमने जान लिया। अब हम जो हेडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का बैकग्राउंड क्या रहा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा। क्या हम जो आज सुप्रीम कोर्ट देखते हैं ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट था, या इससे पहले भी कोई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से काम कर रहा था। ये चीजों को देखने के लिए हम हेडिंग लगाएंगे दूसरी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको याद दिला दूं, आपने पढ़ा होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सब लोगों ने पढ़ा है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे होते हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, उसमें भी 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना होती है ना। और उसी संघीय न्यायालय को 28 जनवरी 1949
28 जनवरी 1950, माफ कीजिएगा, 28 जनवरी 1950 में उसी संघीय न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट का नाम दे दिया गया, या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन है वो हो गया आपका 28 जनवरी 1950 को। तो कुछ ऐसा बैकग्राउंड रहा, हम एक एक करके देखेंगे। पहला, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत देखेंगे 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कहां पर? कलकत्ता में, जिसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं एलिजा इम्पे। सब लोग जानते हैं, जानते ही होंगे, है ना, एलिजा इम्पे। दूसरा, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। संघीय न्यायालय की स्थापना होती है जिसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं मोटिस ग्वायर, मोटिस ग्वायर। ठीक, ये जो संघीय न्यायालय होता है ये होता है आपका 1937 से 1949 या 50 तक। ठीक है, इसी संघीय न्यायालय को 1950 में सुप्रीम कोर्ट नाम दिया गया, सुप्रीम कोर्ट नाम दिया गया, और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया। ठीक, इसके बाद हम सभी जानते हैं जो फर्स्ट प्रथम भारत के जो प्रथम न्यायाधीश बने, भारत के जो प्रथम न्यायाधीश बने वो नाम क्या था? हीरालाल जे कानिया। हम सभी जानते हैं द फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया, हीरालाल जे कानिया। तो अगर हम वर्तमान न्यायाधीश कौन है इस टाइम पर, वो भी किस नंबर के? 91 नंबर के। तो कौन है फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया? कौन है? राजीव खन्ना। कौन है? राजीव खन्ना। राजीव खन्ना। तो ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहा। सबसे पहले हमने देखा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एंड दूसरा इसके जिसके अनुसार 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और इसके बाद हम अगर बात करें भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना होती है जिसके प्रथम न्यायाधीश मोटिस ग्वायर होते हैं। और दूसरी अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट को 1950 में संघीय न्यायालय को 1950 में सुप्रीम कोर्ट का नाम दिया गया, और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया, जिसके प्रथम न्यायाधीश बनते हैं हीरालाल जे कानिया। और आज की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो इस टाइम पर भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है राजीव खन्ना, जस्टिस राजीव खन्ना। और यहीं से हमारा ये समाप्त होता है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके आगे की बात करते हैं हम। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे विद आर्टिकल्स के साथ, कि किस आर्टिकल में 124 से 147 तक हमको पढ़ना है। तो हमको देखना है कि 124 से 147 तक में हमें किन किन बातों का, कौन सी बात किस आर्टिकल में लिखी हुई है।
तो अगर हम बात करें आर्टिकल 124(1), आर्टिकल 124 के पहले भाग में लिखा हुआ है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। क्या लिखा है आर्टिकल 24 में कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। ठीक है। अगर वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, हम सभी जानते हैं 1+33 यानी 34। ठीक है। और अगर बात करें हम स्टार्टिंग की कि शुरुआत में कितने थे, यानी 1950 में मुख्य सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे, इनफैक्ट संविधान में कितने दिए हुए हैं। अगर संवैधानिक बात करें कि संविधान में जो मुख्य न्यायाधीशों की संख्या है वो है 1+7, यानी कि संसदीय विधि द्वारा इसको समय समय पर बढ़ाया गया। 1+, जैसे कि 1956 में अगर हम बात करें तो 1+10 हो गई इसकी संख्या, है ना। 1960 में अगर बात करें तो 1+13 हो गई। 1978 में बात करें तो 1+17 हो गई। 1986 में 1+25 हो गई एंड 2009 में 1+30 हो गई एंड 2019 में 1+33 हो गई वर्तमान में। यानी कुल न्यायाधीश कितने हो गए, 34 हो गए, जो एक मुख्य न्यायाधीश 1 एंड 30 अन्य न्यायाधीश हो गए। होप सो कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आर्टिकल 124 में क्या लिखा है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा जो मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। तो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है 1+33 है, जो आपका मुख्य न्यायाधीश है, और 33 आपके अन्य न्यायाधीश। ठीक है। अब मैंने अभी बताया कि वर्तमान में जो CJI हैं वो कौन है, वो है आपके राजीव खन्ना। कौन से नंबर के हैं ये, 91 नंबर के। ठीक, ओके। अगर हम बात करें आर्टिकल 124 का दूसरा, 124 का दूसरा, इसमें क्या बात लिखी हुई है, सर्वोच्च न्यायालय की जजों की नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसकी सलाह से, सुप्रीम कोर्ट की जजों की सलाह से राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। अब किसकी नियुक्ति होगी और किस पद्धति से नियुक्ति होती है उस चीज को समझने की जरूरत है। यहां पर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जितना सरल दिख रहा है उतना है नहीं यहां पर, है ना। तो जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पे। अब वो जिसको रिकमेंड करेंगे उन्हीं की राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। अच्छा, तो इस पद्धति को क्या बोलते हैं, इस पद्धति को, नियुक्ति की पद्धति को हम बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम यानी कि व्यवस्था, कॉलेजियम व्यवस्था। क्या होती है कॉलेजियम व्यवस्था, अगर हम ये जो कॉलेजियम व्यवस्था का जो बैकग्राउंड है ये थोड़ा सा बहुत पुराना है। बहुत पुराना मीन्स लगभग ये जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1993 से शुरू हुआ था।
यानी कॉलेजियम व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1993। और जब 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था शुरू हुई तो इसमें 3 सदस्यीय पीठ थी ये। यानी अगर बात करें उस टाइम की तो कितने सदस्य थे 1993 में? 3 सदस्यीय। ठीक है। और 1998 में 1998 में ये 5 सदस्यीय पीठ बन गई। 5 सदस्यीय पीठ। यानी इसमें कितने सदस्य होते हैं कॉलेजियम व्यवस्था में? 5 सदस्य होते हैं। जो एक होते हैं आपके मुख्य न्यायाधीश, प्लस 4 अन्य न्यायाधीश, अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। ये सारी चीजें। तो कॉलेजियम व्यवस्था को हमें इतना समझना है कि कॉलेजियम व्यवस्था में 5 सदस्य होते हैं। जो भारत के पहले जो मुख्य होते हैं वो होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और अन्य मुख्य जो वरिष्ठ होते हैं वो 4 अन्य सदस्य होते हैं जो किसी दूसरे जज को बोलते हैं कि इसको बनाना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं आर्टिकल 124 में दूसरे में कि नियुक्ति होती है राष्ट्रपति, और नियुक्ति किस पद्धति से होती है? कॉलेजियम सिस्टम से होती है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? जिसमें 5 सदस्य होते हैं, जिनमें से पहला जो मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ये किसी ऐसे वकील या जज की रिक्वायरमेंट या उनको सजेस्ट करते हैं राष्ट्रपति को, जो न्यायाधीश बनने के लायक होते हैं। यही है आपकी कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है। आर्टिकल 124 का 3, इसमें क्या है? इसमें योग्यताएं हैं, अहर्ता योग्यताएं किसकी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज। सुप्रीम कोर्ट की जज की योग्यताएं हैं। क्या क्या योग्यताएं होती हैं? उसे 5 वर्ष का अनुभव हो एक न्यायाधीश के रूप में किसी भी हाई कोर्ट में, या उसे 10 वर्ष का अनुभव हो एक वकील के रूप में किसी हाई कोर्ट में, या राष्ट्रपति की नजर में वह एक विधिवेत्ता मतलब कानून का ज्ञाता, कोई ऐसा व्यक्ति जो कानून का ज्ञाता हो, वह भी योग्यता रखता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने की। तो 3 योग्यताएं संविधान में बताई गई हैं। पहला, या तो 5 वर्ष से किसी मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहा हो किसी सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, 10 वर्षों तक उसने एक वकील के रूप में कार्य किया हो किसी भी हाई कोर्ट में। या तीसरा, कि वह राष्ट्रपति की नजर में एक विधिवेत्ता यानी कि कानून का ज्ञाता हो। तो हम इन तीनों व्यक्तियों को मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। पहला, 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। दूसरा, 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकील के रूप में कार्य। एंड तीसरा,
राष्ट्रपति की नज़र में राष्ट्रपति की नज़र में राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता यानी कि कानून का ज्ञाता हो, तो हम ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। ये तीन में से कोई भी एक रिक्वायरमेंट पूरी करता हो। ठीक भाई, तो आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए क्लास आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और चीज़ों को विस्तार से ही पढ़ना चाहते हैं या और शॉर्ट वे में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, आपके मैं कमेंट के माध्यम से जानना चाहूँगा। क्लास कैसे लगी ये ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो भी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और कंटेंट आप देख ही रहे हैं, तो आई होप आपको पसंद आई हो क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।